इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में धमाका हुआ है। सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी हुए हैं। शदीद जख्मी जवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आज सुबह 6:30 बजे ये वाकया पेश आया है। रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में धमाका हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी हुए हैं और शदीद जख्मी जवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। आज सुबह 6:30 बजे ये वाकया पेश आया है। मामले की जांच हो रही है, किस वजह से ये धमाका हुआ है, इस हवाले से तफ्तीश जारी है। आपको बता दें, रायपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में ये धमाका हुआ है, जिसमें सीआरपीएफ के 6 जवान जख्मी हो गए हैं। शदीद जख्मी जवान को अस्पताल में दाखिल कराया गया है, उनका इलाज जारी है। हमारे नुमाइंदे युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। युगल, क्या है पूरा मामला? जी नजर देखिए, ये सुबह 6:30 बजे की घटना है। ये झारसुगड़ा जम्मू तवी स्पेशल जो सीआरपीएफ का जो ट्रेन है, स्पेशल ट्रेन है, इस पे जवान जो असला बारूद ले जा रहे थे। इसी दौरान एक बोगी से दूसरे बोगी जो असला बारूद को ट्रांसफर करते के समय ये हादसा हुआ। एक जो डमी डेटोनेटर रखा हुआ था उसकी फटने की सूचना है। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर पूरी तरह से अफरा तफरी मच गई और उस इर्द गिर्द लगभग 6 जो जवान थे वो वहां पर खड़े हुए थे। अचानक ब्लास्ट होने से 6 जो जवान हैं उनको चोटें आई है। उसके बाद रेलवे स्टेशन परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था। उसके बाद सभी घायल जवानों को निजी अस्पतालों में शिफ्ट किया गया है बेहतर उपचार के लिए। सीआरपीएफ के जवान है, एसपी रेल है और रेलवे स्टेशन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मुआयना किया है और अभी घायलों को बेहतर उपचार के लिए निजी अस्पताल पे इस तरह से शिफ्ट कराया गया है। इस तरह से ब्लास्ट होने से पूरी सनसनी फैली हुई है और अभी जांच जारी है कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ। दरअसल ये सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो झारसुगड़ा जम्मू तवी स्पेशल ट्रेन से रवाना हो रहे थे। जी नजा। युगल तिवारी, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में वाक़ पामपोर के द्रंगबल इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है। इलाके में 2 मिलिटेंटों के छुपे होने की खबर है। इलाके में दोनों अतराफ से शदीद फायरिंग की गई। ज़राए के मुताबिक लश्कर तैयबा का उमर मुश्ताक खांडे एनकाउंटर में मौजूद है। बरजुला श्रीनगर में 2 पुलिस वालों की हलाकत में उमर मुश्ताक मुलविस था। एनकाउंटर शुरू हुआ जब फोर्सेस ने इस इलाके को मुहासरे में लिया। इस दौरान एक मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की और एनकाउंटर शुरू हुआ। अभी भी सुबह के 8 बजे है, लेकिन जो एनकाउंटर है अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं ये जो इलाका है, इस इलाके में जो है एनकाउंटर अभी भी जारी है। ये जो नेशनल हाईवे है, हम इस वक्त पुरानी जो नेशनल हाईवे है श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा, ये शाहरा ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद की गई है। अभी तक जो ऑपरेशन है वो जारी है। बताया जाता है इस इलाके में लश्कर का एक टॉप कमांडर समेत 2 मिलिटेंट छुपे हुए हैं इलाके में और ऑपरेशन जारी है। सईद मंजूर, न्यूज़ 18 उर्दू, ग्राउंड जीरो, त्रंगबल, पामपोर। त्राल से हमारे नुमाइंदे सईद मंजूर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एनकाउंटर के हवाले से तफसीलात बताएं। जी मुनज़ा, ये जो एनकाउंटर है अभी तक जारी है। इसमें अभी जो इतलात के मुताबिक एक मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, लेकिन अभी तक पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई है। लेकिन ज़राया का मानना है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है और जो अभी भी जो गोलियों की आवाज़ की सुनाई दी रही है और जो इलाका है, इस इलाके को पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। जो इस इलाके से जम्मू कौमी शाहरा गुजर रही है उसको भी सील किया गया है। उस पर भी चलने की इजाजत नहीं दी जा रही है ताकि जो ये अमन कानून की सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जाए। उमर मुश्ताक के वहां पर मौजूद होने की भी खबर सामने आ रही है। सईद, ये उमर मुश्ताक की खबर है, सुबह ही पुलिस ने ट्वीट कर पाया है कि उमर मुश्ताक ये फंस गया है और ये जो उमर मुश्ताक है ये बागात बरजला में इस साल जो किल हुई थी 2 पुलिस वालों की, इसमें मुलव्वस था। ये टॉप 10 कमांडर है। इस पर 10 लाख रुपया का इनाम रखा गया। हम आज पुलिस और फोर्सेस ने इसको सरेंडर करने की
कुछ उनके घर वालों को भी यहाँ लाया गया था, ताहम उसके बाद उन्होंने सरेंडर करने से इनकार किया। उसके बाद एनकाउंटर शुरू हुआ था। मुनज़्ज़ा। सईद मंजूर, बेहद शुक्रिया आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते, कांग्रेस में दाखिली खींचतान के बीच आज पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है। CWC के इजलास में कई अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल, तंजीमी इंतखाबात, नए सदर के चुनाव और 5 रियासतों में होने वाले असम्बली इंतखाबात समेत मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत होगी। ख्याल रहे कि कांग्रेस के सीनियर लीडरों का बड़ा धड़ा लंबे अरसे से पार्टी में क़यादत की तब्दीली का मुतालबा कर रहा है। G23 के नाम से मशहूर इस ग्रुप के लीडर पार्टी क़यादत पर CWC का इजलास बुलाने के लिए मुसलसल दबाव भी डाल रहे थे। पार्टी के इन गैर मुतमईन लीडरों का मानना है कि कांग्रेस को एक कुल वक्ती सदर की ज़रूरत है, तभी ताकतवर हरीफ का मुकाबला किया जा सकता है। एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम लोग आगे इलेक्शन के शेड्यूल के विषय में भी बातचीत करेंगे और मेरी समझ से अभी इलेक्शन पार्टी के अंदर उसका समय नहीं है, क्योंकि चुनाव के बाद चुनाव है, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन ये मेरी निजी राय है, क्या वर्किंग कमेटी तय करेगी ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी बात, राजनीतिक स्थिति पर भी बातचीत करेंगे और जो लखीमपुर के बाद जिस तरीके से किसानों के लिए न केवल अस्तित्व का संकट पैदा हो गया है, बल्कि अब तो लोग जो है किसानों को पहले बोलने नहीं दे रहे थे, अब तो कुचल भी दे रहे हैं। तो ये स्थिति गंभीर स्थिति है देश के अंदर, तो इस पर चर्चा करें। देखिए, समय समय पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक आयोजित होती रहती है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, और कल भी बैठक प्रस्तावित है 16 अक्टूबर को, और उसमें मुख्य विषय पहले से निर्धारित है कि जो दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि सिसोदिया बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, कांग्रेस की मीटिंग होने जा रही है, क्या तमाम तर जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के उनको मदऊ किया गया है इस मीटिंग में? बिल्कुल, देखिए, करीब 10 बजे से कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक शुरू होगी। ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 2 साल के बाद ये फिजिकल बैठक हो रही है। इससे पहले जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी, लेकिन जिस तरह से G23 के सदस्यों ने मांग की थी और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो मेम्बरान हैं उनका चुनाव होना चाहिए, इस मसले को उन्होंने उठाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि फुल टाइम प्रेसिडेंट होना चाहिए। जो कांग्रेस का अभी अध्यक्ष हैं वो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, और उन्होंने मांग की थी कि जल्द से जल्द कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले। तो ये तमाम ये जो ऐसे मसले थे जिन मसलों को लेकर G23 के सदस्यों ने उठाया था, और उसके बाद से पार्टी ने तय किया था कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई जाए। हालांकि ये बैठक इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि करीब 2 साल के बाद ये फिजिकल बैठक कांग्रेस मुख्यालय में हो रही है। इससे पहले की जो बैठक हुई थी वो वर्चुअल मीटिंग हुई थी। इस बैठक में जो 3 जो एजेंडा शेयर किए गए हैं, जो 3 जो बड़ी बातें कही जा रही हैं, वो आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उन विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी, जो ताज़ा राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा की जाएगी, और जो सबसे अहम है वो है कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर, कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, उसको लेकर क्या समय सीमा निर्धारित की जाए। ये जो सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मांग की जा रही है कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों की तरफ से, वो की जा रही है कि कांग्रेस को पूर्णकालिक अध्यक्ष मिले। हालांकि कई ऐसे सदस्य हैं जिनका मानना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। तो आज की बैठक में इस बात को लेकर मुहर लगेगी कब कांग्रेस वर्किंग कमेटी ये तय करेगी कि कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कब मिलेगा, कब उसका चुनाव होने चाहिए। तो इसकी जो डेट है वो आज अनाउंस हो सकती है, और जो ताज़ा राजनीतिक हालात है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो देश में बने हैं, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। जी रवि, ये बताएं कि राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के सदर के लिए कौन से नाम आगे किए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस अध्यक्ष का सवाल है, पिछली बार भी जब बैठक हुई थी कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अगस्त के महीने में, उस दौरान भी ये कहा जा रहा था कि अध्यक्ष कौन बने, क्योंकि गांधी परिवार की तरफ से उस दौरान ये कहा गया था कि कोई भी ऐसा सदस्य अध्यक्ष बने जो गांधी परिवार से अलग हो। उस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे चल रहा था, मुकुल वासनिक है उनका नाम आगे चल रहा था। हालांकि राहुल गांधी लगातार ये बात दोहराते रहे हैं कि वो अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं और किसी और को अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन पार्टी के अगर अंदर की बात करें, पार्टी के सभी नेताओं का एक मत राय रहती है कि
अध्यक्ष गांधी परिवार का ही हो। और यही वजह है कि आज जो करीब 56 से अधिक जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के जो सदस्य हैं जिनको बुलाया गया, उसमें अधिकतर लोगों का मत है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। जहां तक उनके अलावा कौन होगा इसको लेकर अभी सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि पिछली बार भी जब बैठक हो रही थी उस दौरान भी जब आम सहमति नहीं बन पाई थी, उस दौरान फिर सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था। जो वर्किंग कमेटी की बैठक अगस्त के महीने 2019 में हुई थी। तो ये कहा सकता है कि राहुल गांधी के अलावा कौन होगा उसको लेकर अभी पार्टी के अंदर खोजबीन शुरू नहीं हुई है। लेकिन पार्टी के कई सबसे ज़्यादा सदस्य हैं, उनका यह जरूर मानना है कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद की कमान संभाल लेनी चाहिए। और G23 के जो सदस्य हैं, जो मेंबरान हैं, उनके तरफ से भी इस बात को लेकर ही लगातार शिकायत की गई थी या चिट्ठी लिखी गई थी और कहा गया था कि कांग्रेस का पूर्णकालिक अध्यक्ष और साथ ही साथ जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर होते हैं उनका भी चुनाव करवाया जाए। जी रवि, बेहद शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुश्तबा पाकिस्तानी दहशतगर्द से पूछताछ के दौरान दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को कई अहम जानकारी मिली है। इस केस में पुलिस अपना दायरा बढ़ा सकती है। मामले के तार बिहार से जुड़े होने की बात सामने आ रही है। पुलिस बिहार से ताल्लुक रखने वाले कुछ अफराद से पूछताछ कर सकती है। स्पेशल सेल के मुताबिक अशरफ दावत इस्लामी तंजीम से वाबस्ता था। वो 2005 में बांग्लादेश के रास्ते बिहार पहुंचा था। अशरफ यूपी, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा कर चुका है। वो नेपाल, थाईलैंड और UAE भी जा चुका है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, इस मामले में मजीद क्या कुछ जानकारी मिली है? पाकिस्तान मूल के रहने वाले अशरफ से इस वक्त में स्पेशल सेल की टीम पूछताछ कर रही है और रिमांड के दौरान जब पूछताछ हुई तो कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए। हालांकि उस पूछताछ जो ज्वाइंट इंट्रोगेशन जो हुई है, जिसमें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, केंद्रीय खुफिया एजेंसी IB, NIA के जो अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे थे। तो पूछताछ के दौरान ही अशरफ ने नूर आलम नाम के एक शख्स के बारे में जानकारी दिया जो उसे बिहार लेके गया था और बिहार में वहां पर उसका पहला पहचान पत्र बना था बिहार के किशनगंज में। और वहां पर किशनगंज में जिस गांव से बना था वहां के प्रधान ने इसको मदद पहुंचाया था पहचान पत्र बनाने में। और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नूर आलम से भी बाकायदा एजेंसी पूछताछ कर रही है और इसके साथ ही कई अन्य दूसरे जो आरोपी हैं उससे भी इस मामले में पूछताछ की जाएगी। और जिस तरह से अशरफ के बारे में जानकारी मिली है कि वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर एक दावत-ए-इस्लामी नाम के एक संस्था को ज्वाइन किया था और उसके माध्यम से ही वो देश के कई राज्यों में तकरीर देने के लिए जाता था। और इस मामले में अब जांच एजेंसी ये तमाम जानकारियों को जुटाने में लगी हुई है कि दावत-ए-इस्लामी का प्रमुख कौन है। हालांकि शुरुआती तौर पर जो जानकारी मिली है कि पाकिस्तान मूल के रहने वाले जो शख्स हैं वो उस संगठन का चीफ है। तो किस तरह से वो उसके साथ में जुटा है, किस तरह से उस संगठन के लिए तकरीर देने जाता है, हर एंगल पर इस मामले में पूछताछ हो रही है। शंकर, बेहद शुक्रिया आपका। इस वक्त एक बड़ी खबर जम्मू से सामने आ रही है। पुंछ में 3 रोज से एनकाउंटर जारी है। मेंढर सब डिवीजन के पुंछ जम्मू हाईवे पर एनकाउंटर जारी है। भटाधरेन जंगल में गोलाबारी जारी है। हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर 3 रोज से जारी है। तो आपको बता दें कि पुंछ में 3 रोज से एनकाउंटर जारी है। मेंढर सब डिवीजन के पुंछ में जम्मू हाईवे पर भटाधुरेन में ये एनकाउंटर जारी है। भटाधुरेन जंगल में गोलाबारी जारी है। 3 रोज से ये एनकाउंटर जारी है। हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच ये एनकाउंटर लगातार 3 रोज से जारी है। तो 3 रोज से लगातार हिफाजती दस्तों और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर जारी है, गोलाबारी जारी है। आपको बता दें कि ये एनकाउंटर पुंछ में जारी है। मेंढर सब डिवीजन के पुंछ जम्मू हाईवे पर भटनाधुरेन में ये एनकाउंटर जारी है। आगे बढ़ते हैं। सिंघू बॉर्डर के नजदीक नौजवान के बेईमाना कत्ल का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील शशांक शेखर ने अदालत में अर्जी दाखिल की है और सिंघू बॉर्डर को एहतजाजों से खाली कराने की मांग की है। अर्जी गुजार के मुताबिक इजहार राय की आज़ादी की आड़ में गैर कानूनी तरह से तहरीक चलाई जा रही है। अर्जी गुजार ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए तशद्दुद और एक खातून की आबरूरेजी का हवाला देते हुए सिंघू बॉर्डर खाली कराने की दरख्वास्त की है।
हमारे नुमाइंदे सुशील इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या अब जो है बॉर्डर को एहतजाजों से खाली कराया जाएगा? आज देखिए, सिंधु बॉर्डर पर जिस दलित युवक की नृशंस हत्या की गई है, उसके बाद एक लेटर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें साफ तौर से ये मांग की गई है कि तमाम जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उस आंदोलन को गैर कानूनी करार देकर सुप्रीम कोर्ट सड़कों को खाली करवाए। साफ तौर से ये कहा गया है कि सिंधु बॉर्डर पर ये कोई पहली घटना नहीं है जब इतनी नृशंस हत्या की गई है। वहां पर एक पहले ही महिला का रेप किया गया है, जिसको फिलहाल छुपा लिया गया है। वही 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी वो भी इसी किसान रैली के द्वारा ही हुई थी और सिंधु बॉर्डर पर ही इसकी साजिश रची गई थी। तो अभिव्यक्ति की आजादी की आड़ में जो गैर कानूनी तरीके से तमाम तरीके से जो ये आंदोलन चल रहा है, इस पर रोक लगाना बेहद आवश्यक है और इसीलिए वकील शशांक शेखर झा ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सिंधु बॉर्डर को तुरंत खाली कराने की मांग की है। उन्होंने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा है कि सिंधु बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर को खाली कराने से संबंधित जो भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द सुनवाई करे। और मुनज़्ज़ा ये भी बता दूं कि आज शशांक शेखर झा, चूंकि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन शशांक शेखर झा की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले में सुनवाई की जल्द मांग की भी कोशिश की जा सकती है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को आज ही सुनवाई पर ले भी सकता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर सुनवाई को तैयार हो जाता है। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर कुशीनगर जा रहे हैं। उनका दौरा वाराणसी में 25 अक्टूबर को तजवीज किया गया है। वहीं सिद्धार्थनगर में भी वजीर आजम का प्रोग्राम तय है। सीएम योगी आदित्यनाथ वजीर आजम के मुजवजा प्रोग्राम के हवाले से आज सिद्धार्थनगर का दौरा कर सकते हैं। वजीर आला योगी आदित्यनाथ यहां तैयारियों का जायजा लेंगे। वाज़ह की रियासत के 8 अजला में नए कायम शुदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों का अमली तौर पर इफ्तिताह वजीर आजम के हाथों सिद्धार्थनगर से होना है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम का पहला प्रोग्राम 30 जुलाई को सिद्धार्थनगर में तजवीज किया गया था, लेकिन मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिलने के बाद इस प्रोग्राम का ऐलान वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने किया, जबकि 12 अक्टूबर को वर्चुअल मीटिंग के जरिए काम की तकमील का जायजा लिया गया।